डॉक्टर साहब, प्रधानमंत्री मोदी का जो ये बयान आया है, ये बयान आपने सुना भी होगा, कैसे आप इसे देखते हैं? से एक सोच बनानी है, आप सब मिलके एक सोच बनाइए कि हमें कम करना है 10%। और इथेनॉल के अगेंस्ट जो एक लॉबी खड़ी हुई है ना, थोड़ा सा इथेनॉल मिक्स करने से कोई आफत नहीं आ जाएगी। अगर आपकी देश को 10% भी फ्यूल का इंपोर्ट कम हो जाता है तो आपने ये सोचिए कि एक बड़ी जंग जीत ली। खाने के जो तेल हैं, मोदी जी ने कहा है कि उसमें भी कमी लाएं, उसमें भी। तो आपको लगता है देश में मोटापा भी कम होगा इससे? देखिए, तेल, मोटापा और ये कुछ चीज़ें हैं लोगों ने जोड़ दी हैं, लेकिन तेल की कंजम्पशन भी ज़रूरी है, ऑयल की, क्योंकि ये ऑयल बेस्ड विटामिन है। लेकिन बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें, बहुत ज़्यादा खाना, ये सब अच्छा नहीं होता है। मोदी जी ने कहा कि सोना मत खरीदो। अब जो विपक्ष है वो कह रहा है कि जो है मोदी जी ने हाथ खड़े कर दिए हैं। हमारी अपनी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारी ताकत थी, जिसके बेसिस पे है हमारी सरकार ने आम जनता को कम से कम कष्ट होने दिए। लेकिन जब उसी फॉरेन एक्सचेंज में क्रिटिकल फॉल हो रहा है, तो अगर हर कोई उसको थोड़ा सा कंट्रोल कर सकता है तो करे। आप खुद कैसे सर फॉलो कर रहे हैं इस चीज़ को जो प्रधानमंत्री जी ने कहा? देखिए, जो मैं ट्रैवल कर रहा था वो तो मैं कर रहा था, मैं वापस आ गया हूँ। अब मैं अगले कई दिन तक बाहर नहीं जाऊँगा घूमने के लिए। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। इंडिया टाइम 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध चल रहा है और इस वैश्विक संकट के बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को कुछ सुझाव दिए हैं और सुझाव में कहा है कि आप ईंधन का कम इस्तेमाल करें, खाने के तेल का कम इस्तेमाल करें, और भी कई सारे सुझाव दिए गए हैं। और प्रधानमंत्री के इस बयान को डॉक्टर्स कैसे देखते हैं, उनका क्या कुछ प्रोस्पेक्टिव है, ये जानने के लिए भगत हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर CM भगत हमारे साथ मौजूद हैं, जो समय समय पर अपनी निष्पक्ष राय रखते हैं विभिन्न विषयों पर। डॉक्टर साहब, प्रधानमंत्री मोदी का जो ये बयान आया है, ये बयान आपने सुना भी होगा, कैसे आप इसे देखते हैं? देखिए, वक्त के हिसाब से हर आदमी को एडजस्ट करना चाहिए, और काफ़ी समय तक कंट्री ने, इकॉनमी ने इसको बर्दाश्त किया और पब्लिक पे उसका असर कम से कम आने दिया, लेकिन आ रहा था। जैसे कमर्शियल गैस बंद कर दी गई, कम आई, बंद तो नहीं की, कम आनी शुरू हुई, और रिज़ल्ट हुआ कि कई रेस्टोरेंट, ढाबे वगैरह, इन पे असर पड़ा। और मेरा तो एक फेवरेट रेस्टोरेंट बंद ही हो गया। अब सवाल ये है कि ये कब तक जारी रहता, क्योंकि जब भी लगता था कि लड़ाई ख़त्म हो जाएगी, सुलह हो जाएगी, दोनों ही अड़े हुए थे और सुलह नहीं हुई। अब कुछ ना कुछ तो वक्त के साथ करना था, तो मोदी जी ने कहा कि आप फ्यूल कंजम्पशन कम करिए। अब फ्यूल कंजम्पशन कई लेवल पे की जा सकती है। एक होता है कि घर में, एक होता है बाहर सड़क पे, ठीक है ना, और एक होता है ऑफिस में। और इनके बीच में मूवमेंट की वजह से भी फ्यूल कंजम्पशन होती है। और एनर्जी पे आदमी डिपेंडेंट है काफ़ी दशकों से या सदियों से, कि एनर्जी तो उसको चाहिए। अब एनर्जी किस फॉर्म में होती है, और उसने कई मीन्स ऑफ बनाए भी हैं ट्रैवल के, ट्रांसपोर्ट के, एनर्जी एफिशिएंसी पे। तो बड़ा अच्छा है कि हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि मैं चाहूँगा कि लोगों के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लोगों के पास हो, ताकि वो उसका सही इस्तेमाल कर सके, कैसे करना है। एक, चलिए पहले लेते हैं ट्रांसपोर्ट, ले लेते हैं। अब ट्रांसपोर्ट में सबसे एफिशिएंट जो अगर हम मिले तो वो है बाइसिकल। लेकिन समस्या आती है कि इस गर्मी में बाइसिकल चलाने में दिक्कत आएगी और हीट स्ट्रोक होने के चांसेस हैं, स्पेशली जो यूज्ड टू नहीं है। लेकिन जो यूज्ड टू है और या नहीं भी हैं, तो अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग अपना ट्रैवल आप बाइसिकल पे कर सकते हैं। दैट इज़ द बेस्ट वे। द सेकेंड, एनर्जी एफिशिएंसी के बात करें तो वो आता है पैदल चलना। लेकिन पैदल चलने में आदमी को जोर ज़्यादा लगाना पड़ता है। बाइसिकल में जो उसके मैकेनिक्स हैं वो आपका जोर को कम करते हैं। तो ये तो हो गया ह्यूमन पावर, यानी हमारे शरीर की जो एनर्जी है उसको। फिर हम आ जाते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर हमें यूज़ करनी है तो सबसे बेस्ट है इलेक्ट्रिक पावर्ड रेलवे सिस्टम, चाहे वो मेट्रो है चाहे दूसरा है। अगर आपको शॉर्ट डिस्टेंस सिटी में ट्रैवल करना है तो नथिंग लाइक मेट्रो। और मेट्रो के बाद फिर आपको जो लास्ट मिनट कनेक्टिविटी है, लास्ट माइल कनेक्टिविटी, वो ई रिक्शा इस्तेमाल करनी पड़ेगी, या सिमिलर बसेस जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। ई रिक्शा का नाम लेना पड़ रहा है, हालांकि बहुत बड़ी न्यूसेंस बन चुकी है दिल्ली के लिए, कोई बात नहीं। अब ऐसे मौके पे वही ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि वो पेट्रोल नहीं खाती है, तेल नहीं खाती है। इलेक्ट्रिक बसेस बेटर है। उसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि ट्रेन्स के बाद इलेक्ट्रिक बसेस। इलेक्ट्रिक बसेस सबसे अच्छी है, क्योंकि ये सबसे कम फ्यूल में कि ना के बराबर है। लेकिन हाँ, जो इलेक्ट्रिसिटी सोलर से पैदा हुई है और जो एनर्जी एफिशिएंट सिस्टम चाहिए वो बेटर है।
अब हम इसके बाद जो आता है ट्रांसपोर्ट का मोड आता है बसेस जो सीएनजी या पेट्रोल या डीजल पे डिपेंडेंट है। अब देखिए ये भी इंपोर्टेड फ्यूल पे डिपेंडेंट है, लेकिन अगर हम ओवरऑल सेविंग की बात करें तो इंडिविजुअल गाड़ी से जाने से अच्छा है कि आप बस में ट्रैवल करें। तो बसेस को हर हालत में इनकरेज करना चाहिए कि लोग उसको यूज़ करें, इलेक्ट्रिक बसेस, नथिंग लाइक इट। उसके बाद सीएनजी, फिर डीजल वगैरह। लेकिन 60 आदमी या 40 आदमी एक बस में ट्रैवल कर रहे हैं और 2 आदमी एक कार में ट्रैवल कर रहे हैं, दोनों में 4-5 गुना का फ़र्क है। तो अगर आप फ्यूल बचाने की बात करेंगे तो थोड़ा सा समझ लगाएंगे तो इसमें बहुत बड़ा सेविंग है फ्यूल का, ठीक है ना। मोटरसाइकिल्स, टू व्हीलर्स, दे आर नॉट गुड एट ऑल, दे कंज्यूम लॉट ऑफ फ्यूल। एवरेज इनकी अच्छी होती है बट देन एग्जॉस्ट भी इक्वली बैड है। हाँ, इलेक्ट्रिक बाइक्स, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, दे आर सपोज टू बी वेरी गुड। अब उसके बाद आ जाता है अपनी पर्सनल कारें। पर्सनल कारें दिल्ली में काफ़ी बढ़ी हैं, इलेक्ट्रिक हुई हैं और उसके बाद हाइब्रिड आई हैं। दोनों अच्छी हैं, लेकिन कई लोग अभी भी डीजल वाली गाड़ियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। कम करिए, जिनके पास दूसरी है दूसरों को ज़्यादा करिए, डीजल वालों को थोड़ी देर के लिए खड़ा कर दीजिए घर में, पेट्रोल वाली भी खड़ा कर दीजिए। अब आ जाता है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल पे। ये तो हो गया सिटी के अंदर ट्रैवल। अब लॉन्ग डिस्टेंस जो ट्रैवल है वो उसमें आता है कि हमें यहाँ से मान लीजिए जयपुर जाना है। अब जयपुर जाना है तो मैं यही कहूँगा कि इतने शॉर्ट डिस्टेंस ये लॉन्ग डिस्टेंस में नहीं आएगा। इतना शॉर्ट डिस्टेंस जो है आप प्रेफर्ड है या पब्लिक ट्रांसपोर्ट या ट्रेन से जाइए। टाइम में 1-आध घंटे का फ़र्क पड़ता है। एयरपोर्ट पे आप जाते हो, पहले जाते हो, वेट करते हो, ये वो, उसके बाद टैक्सी करता है, वेटिंग करता है, अनलोडिंग होती है। उससे अच्छा ट्रेन बेटर है। एनर्जी एफिशिएंसी की बात नहीं, और प्रधानमंत्री की बात को रखने के लिए भी ज़रूरी है कि आप ट्रेन से ट्रैवल करिए। शॉर्ट डिस्टेंस एयर ट्रैवल रिकमेंडेड नहीं है। और अमेरिका में भी बहुत सारी फ़्लाइट्स कई बार बंद की गई हैं कि शॉर्ट डिस्टेंस जो होता है ना, आधे घंटे का, 1 घंटे की फ़्लाइट लेके लोग जा रहे हैं, नहीं। हाँ, यहाँ से मान लीजिए चेन्नई जाना है और कोई जल्दी में है तो समझ में आता है कि आप या तो ट्रेन से जाएंगे या आप बाई एयर जाएंगे, क्योंकि इतनी देर बस में ट्रैवल करना भी मुश्किल है और कईयों की टाइम कंस्ट्रेंट होती है। लेकिन अगर आपके दिमाग में ये सोच आ जाती है कि आपको फ्यूल बचाना है तो तरीका यही है कि आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करें और करें। फिर आ जाता है किचन या घर का। अब घर में आप लाइटिंग भी बचाइए, बिजली बचाइए, रोशनी कम जहाँ ज़रूरत होती वहाँ, और एयर कंडीशंस के टेम्परेचर सेट करिए 24 से ऊपर। मेरा देखिए 26 पे सेट है, ठीक है ना। तो 26 पे रखिए और साथ में पंखा लो स्पीड पे चला दीजिए। पंखे जो है सब BLDC फ़ैन होने चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी भी हम ज़रूरत से ज़्यादा अगर कंज्यूम करेंगे तो उसकी भी शॉर्टेज होने लग जाएगी। गर्मी है, कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, तो मिनिमम यूज़ पे करिए। AC के ऊपर शेड कर दीजिए अगर ट्रिप करता है तो, नहीं करता तो बहुत अच्छी बात है, करता तो शेड कर दीजिए उसमें। किचन का हम आगे भी डिस्कस कर चुके हैं कि इंडक्शन गैस को इस्तेमाल नहीं करिए, इंडक्शंस को यूज़ करिए। और उसके पहले खाने बनाने के तरीके में पुराने तरीके पे चले जाइए कि खाने की दालों को भिगो के रखिए और मैरिनेट करिए उनको, फिर उसके बाद पकाइए, तो खाना जल्दी पक जाएगा और खर्चा भी कम होगा, टेस्ट भी बेटर आएगा। इंडक्शन के बाद अभी जो इन्हीं दिनों जब पहली बारी शॉर्टेज हुई थी तो इंफ्रारेड कुकिंग प्लेट्स आ गई हैं। ये थोड़ी महंगी भी हैं, लेकिन ये उतनी एनर्जी एफिशिएंट नहीं है जितनी कि इंडक्शन है। इंडक्शन ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट है, उसके बाद माइक्रोवेव आता है और इंफ्रारेड काफ़ी लेट पीछे आता है। अब इंफ्रारेड का एडवांटेज ये है कि आप इसमें कोई भी बर्तन यूज़ कर सकते हैं और ये टाइम भी लेता है टेम्परेचर मेंटेन करने में, जबकि इंडक्शन जल्दी कर देता है। लेकिन जिनको नहीं मिला था वो इंफ्रारेड पुराने बर्तनों पे ही यूज़ कर सकते हैं। इवन मिट्टी के भी कुछ बर्तन यूज़ किए जा सकते हैं, उस पर खाने का टेस्ट भी आएगा। तो फ्यूल की कंजम्पशन आप लोग कम कर सकते हो। सिर्फ एक सोच की बात है कि फिर आ जाता है एक और मुद्दा जो पार्लियामेंट में अभी रिसेंटली पब्लिक ने भी, तुम्हारी खबर के हिसाब से था, कि एनक्रोचमेंट्स कम की जाए ताकि गाड़ियों की मूवमेंट स्मूथ चले। एनक्रोचमेंट होने से क्या होता है कि गाड़ी की जो आइडियल स्पीड है उसकी, वो कर्व अगर आप निकालेंगे किसी भी ट्रांसपोर्ट ऑटोमोबाइल का तो बताएगा कि इसकी आइडियल स्पीड 40, 50, 55 है। आप 15 की स्पीड पे चलेंगे फ्यूल वेस्टेज होगी, आप 100 की स्पीड पे चलेंगे फ्यूल वेस्टेज होगी।
तो अगर फ्यूल एफिशिएंसी वाइज हर इंजन का ये अराउंड 50, 55, 60 के आसपास होता है। तो अगर सड़कों पे इंक्रोचमेंट कम करेंगे और ट्रैफिक को स्मूथली जाने देंगे और ये काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। लेकिन इसमें एक और हैबिट आ जाती है कि हमारे देश में कुछ लोगों को सड़क पे हर चीज़ की आज़ादी दे दी गई है। पैदल चलने वाले जब मर्जी जहाँ से मर्जी सड़क पे छलांग मार के आ जाते हैं। टू व्हीलर्स जहाँ से मर्जी जिधर से मर्जी कहीं से घुस जाते हैं और गाड़ी की स्पीड को ख़तरनाक बना देते हैं, चाहे वो 20 किलोमीटर की भी हो। फिर ई रिक्शा उनका भी यही हाल है, 2-3 व्हीलर्स कहीं से घुस जाते हैं, कहीं से जाते हैं। इसके अलावा एक और फैक्टर आता है बैड ड्राइविंग। बैड ड्राइविंग में हमने देखा है कि लोग बार बार लेन चेंज करते हैं और दूसरी गाड़ियों की स्पीड कम कराते हैं। मेरा तजुर्बा ये है कि जो सड़क पे एवरेज ट्रैफिक स्पीड चल रही होती है, आप उसको सिर पटक के भी इंक्रीज़ नहीं कर पाओगे। एक गाड़ी जंप कर लोगे, दूसरी कर लोगे, तीसरी कहीं ना कहीं आप जाके अड़ जाओगे। अंत में क्या होगा कि जब दोनों उस डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे तो मुश्किल से कुछ सेकंड का ही फ़र्क होगा। उस चक्कर में ये जो बैड ड्राइविंग है, बार बार स्पीड बढ़ाना और ब्रेक लगाना, ये एनर्जी को ख़त्म कर देता है, फ्यूल कंजम्पशन बढ़ा देता है। गाड़ियाँ वो चुनिए जो आपको एवरेज अच्छी दे, और नई गाड़ियाँ जो मेरे को खबर मिली है कि ये सब 20 से ऊपर की एवरेज देंगी। अभी जितनी गाड़ियाँ हमारे पास 10 से 12, 14 की दे रही है। इस साल जो गाड़ियाँ नई आएंगी, नए मॉडल आएंगे, जिन्होंने नई खरीदी हैं थोड़ा वेट कर ले, वो गाड़ियाँ सब एनर्जी एफिशिएंट आएंगी। कईयों की एवरेज तो मैंने सुना है 25 के आसपास है, 26 के आसपास है। तो ये तो हो गया कि आप कैसे फ्यूल कम करेंगे इस्तेमाल से। एक सोच बनानी है, आप सब मिलके एक सोच बनाइए कि हमें कम करना है 10%। और इथेनॉल के अगेंस्ट जो एक लॉबी खड़ी हुई है ना, थोड़ा सा इथेनॉल मिक्स करने से कोई आफत नहीं आ जाएगी। अगर आपकी देश को 10% भी फ्यूल का इंपोर्ट कम हो जाता है तो आपने ये सोचिए कि एक बड़ी जंग जीत ली है। तो यही तो हमें करना है कि अगर गाड़ियों में 10%, 15% इथेनॉल मिक्स कर रहे हैं, जो कि हमारे गन्ने के खेतों से फालतू में निकल रहा है, और वहाँ पे किसान की इनकम भी बढ़ जाएगी और इधर जो इम्पोर्टेड ऑयल है उसकी कटौती की जाएगी इसमें। सर, ये तो आपने फ्यूल की बात करी। सर, खाने के जो तेल हैं, मोदी जी ने कहा है कि उसमें भी कमी लाएं, उसमें भी, तो आपको लगता है देश में मोटापा भी कम होगा इससे? देखिए, तेल, मोटापा और ये कुछ चीज़ें हैं लोगों ने जोड़ दी हैं, लेकिन तेल की कंजम्पशन भी ज़रूरी है, ऑयल की, क्योंकि जो ऑयल बेस्ड विटामिन है। लेकिन बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें, बहुत ज़्यादा खाना, ये सब अच्छा नहीं होता है। अब इसको ना हर चीज़ को डिफ़ाइन करना पड़ता है। अब जैसे मैंने अभी एक सीरीज़ में डाला कि अगर आप पराठा खाते हैं एज़ कम्पेयर टू रोटी, तो आपका शुगर लेवल धीरे धीरे बढ़ता है और कई घंटे तक मेंटेन रहता है, ठीक है ना। तो लेकिन इसको अब हमेशा ही हर चीज़ तली हुई होगी, वो सही नहीं है, वो अच्छा नहीं है। तो खाने में भी आपने कहा ना, कंजम्पशन कम करनी चाहिए। हर घर में एक एवरेज रहना चाहिए कि इससे ज़्यादा घी पर हेड नहीं लगना चाहिए। सर, इसके साथ ही मोदी जी ने कहा कि सोना मत खरीदो। अब जो विपक्ष है वो कह रहा है कि जो है मोदी जी ने हाथ खड़े कर दिए हैं। हाथ खड़े करना तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, मैं इसमें कोई डिबेट नहीं करूँगा। अगर हमारी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, देखिए हमारे कंट्री की ताकत अभी तक, लड़ाई शुरू हुए कि 2 महीने से ऊपर हो गया, हमारी अपनी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमारी ताकत थी, जिसके बेसिस पे है हमारी सरकार ने आम जनता को कम से कम कष्ट होने दिए। लेकिन जब उसी फॉरेन एक्सचेंज में क्रिटिकल फॉल हो रहा है, तो अगर हर कोई उसको थोड़ा सा कंट्रोल कर सकता है तो करे। अब यहाँ पे व्यापारी लोग हैं, देखिए जिस दिन अनाउंसमेंट हुई तो सोना एकदम ऊपर भाग गया और उससे अगले दिन एकदम नीचे आना शुरू हो गया। तो ये व्यापार को छोड़ दीजिए आप। लेकिन अगर हमको फॉरेन एक्सचेंज बचाना है तो बचाना है। हाँ, एक इसमें ये ज़रूर हुआ है, एक वो मुख्यमंत्री जो अभी आए ने अनाउंस किया था कि मैं हर एक को इतना गोल्ड दूंगा। बेचारा कहाँ से देगा जब गोल्ड ही नहीं आएगा तो नहीं होगा। सर, अपने अपने स्तर पर हर कोई प्रयास कर रहा है। विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी अपनी कैबिनेट में कहा है कि जो है कम गाड़ियों का इस्तेमाल करें। क्या भगत हॉस्पिटल ने भी ऐसे अपने स्टाफ के लिए कोई इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, क्योंकि कई बहुत बड़ी संख्या आती है? देखिए, ये सब अपने अपने एरिया से आते हैं, ट्रैवल करते हैं, कोई साइकिल पे भी आते हैं, कोई बाइक लेके भी आते हैं, कुछ मेट्रो से काफ़ी लोग आते हैं। तो हमें कोई ख़ास इंस्ट्रक्शन देने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि ये सब अड़ोस पड़ोस के, हमारा शुरू से जोर रहा है लोकल एम्प्लॉयमेंट पे, तो हमने लोकल लोग ही लिए हैं। कुछ पैदल भी आते हैं, हमारे कई कंसल्टेंट पैदल चल के आते हैं घर। नाम कहें तो मैं गिना देता हूँ। डॉक्टर मोंगा हैं, सामने रहते हैं, कभी गाड़ी में आते नहीं देखा मैंने। जनकपुरी में डॉक्टर हैं, डॉक्टर मनीष, वो हमेशा ही पैदल आते हैं। कहते 2 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर का रास्ता ही तो मैं पैदल आ सकता हूँ, 5-7 मिनट ही तो लगते हैं, 10 मिनट तो आ जाते हैं पैदल।
आप खुद कैसे सर फॉलो कर रहे हैं इस चीज़ को जो प्रधानमंत्री जी ने कहा? देखिए, जो मैं ट्रैवल कर रहा था वो तो मैं कर रहा था, मैं वापस आ गया हूँ। अब मैं अगले कई दिन तक बाहर नहीं जाऊँगा घूमने के लिए, ठीक है। हाँ, अब इससे आप कहेंगे टूरिज़्म पे फ़र्क पड़ गया, तो वहाँ भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। लाइफ में हर चीज़ बैलेंस करना ज़रूरी है। आपके दिमाग में ही आना है कि आपको तेल बचाना है और करना है। अब मैंने जैसे गाड़ी मेरे पास है हाइब्रिड है, हाइब्रिड की फ्यूल एवरेज अच्छी आती है, तो फॉर द सेम किलोमीटर माई फ्यूल कंजम्पशन इज़ मच लेस। तो इस तरह की गाड़ियाँ लेनी चाहिए। मेरे पास 2 इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं, पहले से ही ले रखी है। एक स्कूटर है जो फार्म हाउस पे रखा हुआ है लोकल मूवमेंट के लिए। सोलर एनर्जी हम लोगों ने अपनी जनरेट करते हैं, 50 किलोवाट यहाँ पे, 40 किलोवाट जनकपुरी में है, और फार्म हाउस पे भी 5 किलोवाट का हमने प्लांट लगा रखा है। तो इस तरह हमने, क्योंकि हमारी सोच में है कि हमें नेचुरल रिसोर्सेज को जितना कंजर्व हो सकता है वो करना है। थैंक यू सर बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर CM भगत, जो बता रहे हैं कि ये कोई भारत का संकट नहीं है, ये वैश्विक संकट है और बहुत सारे देश दुनिया भर के इस संकट से जूझ रहे हैं। अपने अपने स्तर पर हम लोग प्रयास कर सकते हैं फ्यूल बचाने का, और प्रधानमंत्री मोदी जी के जो सुझाव है वो हमें मानने चाहिए। राष्ट्रभक्ति आपके दिल में है और राष्ट्र हित के लिए आपको ये चीज़ें अपने अपने स्तर पर फॉलो करनी चाहिए। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।